जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जैसे पता ही था आपको, हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है कॉमन पेपर का, स्पेशल पेपर का। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको ये एनसीसी क्विज में यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, एनसीसी क्विज है हमारा, ये है आज हमारा पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ मैंने आपको यहाँ प्रेजेंट करा, डिस्प्ले करा था। काफ़ी लोग कैडेट ने यहाँ पर उसके आंसर भी देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में भी आप अच्छे से आंसर दोगे सभी क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो बस अब की बार एनसीसी एग्जाम पर बहुत नज़दीक है, आपका एग्जाम फैब में स्टार्ट होने वाले हैं सभी के एग्जाम, चाहे बी हो चाहे सी हो। ठीक है ना, उम्दा तरीके से आपको यहाँ तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना, चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं आज के क्विज की। दमदार मस्त हो ना, पहले ही थम्स अप करके बता दीजिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सारे। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखना, आपको कम से कम यहाँ 5 सेकंड मिल ही जाते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ता हूँ ना और ऑप्शन दे देता हूँ तो आपको उस समय मिल जाते हैं 5 सेकंड। और क्विज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आपको तुरंत हिंट आ जाता है, और नहीं आता होगा तो ठीक है, वरना नहीं आता होगा आपको। ठीक है, ये होता है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना बेसिक के, अगर आपने बेसिक अच्छा क्लियर है ना, जब भी आप अच्छे से टिक कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है ना, यही आपके एग्जाम में पूछेंगे, चाहे 1 लाइनर हो चाहे 2 लाइन हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, डिफेंस स्टाफ ही आपको ध्यान रखना है, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब डिफेंस स्टाफ का मतलब तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक तो आपका ध्यान रखना सीडीएस होता है ना, डिफेंस स्टाफ। ठीक है, यही होता है सीडीएस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, एक हमारा होता है आपका आर्मी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, यानी ए में आपका जनरल मनोज मुकुंद नरानवे, बी में जनरल विपिन रावत, सी में जनरल मनोज भदौरिया, डी नन ऑफ दिस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आंसर पता होगा कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। यहाँ ध्यान रखना, देखो फुल फॉर्म ही क्या हमारी सीडीएस है ना। और आपको पता होगा जस्ट हाल ही में हमारे जो सीडीएस यानी पहले प्रायर जो हमारे आपके जनरल थे विपिन रावत, वो शहीद हो चुके हैं एक एरोप्लेन क्रैश में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले जनरल थे आर्मी के, उसके बाद वो सीडीएस थे। ठीक है, अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कहा जा रहा है और कर भी रहे उस एक्टिविटी को कौन, आपके जो आर्मी चीफ है कौन, आपके मनोज मुकुंद नरानवे, वही ध्यान रखना सीडीएस का आपने उनका जो पद है, मतलब विपिन रावत की जगह उन्होंने ले लिया। किन्होंने ले लिया, तो आपके जनरल मनोज मुकुंद नरानवे। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरानवे। ये ध्यान रखना, हम इनके पीछे क्या लगाते हैं, वाई एस एम हो गया है ना, वी एस एम हो गया, यानी यूथ सेवा मेडल, वीसी सेवा मेडल। और ये आपके जो पार्ट आते हैं आपके किस में आते हैं आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था ना, गारंटी अवार्ड में। ओके, गारंटी अवार्ड ये पीस टाइम में दिया जाता है ना, वॉर टाइम में दिया जाता है, और एक आपके आपके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल में दिया जाता है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रेजिमेंट डज द इंडियन आर्मी हैव, यानी आपकी जो इंडियन आर्मी है उसमें कितनी रेजिमेंट है। जैसे आप पढ़ते हो गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है ना, जाट रेजिमेंट, तो कितनी रेजिमेंट है अभी तक भारत में। पहला ऑप्शन है 30, बी 31, सी 29 और डी 38। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ पर आंसर दे रहे हो, काफ़ी कैंडिडेट दे भी रहे आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कितना है, तो ध्यान रखना, आपका जो आंसर आपने सोच लिया होगा, तो राइट आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 31, मतलब बी। ठीक है, 31 रेजिमेंट है प्रेजेंट टाइम में, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो बस यहाँ पर एक आप पूरी मैंने सारे बेसिक से बता रखे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ बस आनंद की प्राप्ति हो रही है बेहतर तरीके। जहाँ एक्सप्लेन की जरूरत है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कमीशन रैंक, यानी आपको पता होगा आर्मी में हमारी 2 रैंक होती है ना। आर्मी में मैंने आपको बताया भी था, आपकी जो आर्मी है, आर्मी में आपकी 2 रैंक होती है, एक होती है आपकी कमीशन रैंक है ना। ध्यान रखना, आप आंसर पढ़ लीजिए तब मैं आपको डिप से कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक होती है हमारी कमीशन रैंक और एक होती है हमारी नॉन कमीशन रैंक। कमीशन रैंक, ठीक है, नॉन कमीशन रैंक। तो कमीशन रैंक होती है, ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट से शुरू होती है ना, लेफ्टिनेंट से शुरू होती है, कहाँ तक, जनरल तक जाती है। ठीक है, और ये वाली जो हमारी शुरू होती है एक सैनिक से होती है, सैनिक से स्टार्ट होती है ना ये वाली, और कहाँ तक जाती है आपकी, ध्यान रखना, मेजर तक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी रैंक होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ कमीशन रैंक, तो इनमें से कौन सी कमीशन रैंक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी, हाँ मेजर नहीं है, मेजर भी आपकी कमीशन रैंक में आती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मेजर भी कमीशन रैंक में जाती है बिल्कुल। ठीक है ना, आपके जो जेसीओ है ना लास्ट, वो हो जाती है बस, जेसीओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, सूबेदार मेजर, ये आपको ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं एसएम। तो एसएम की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि एसएम की फुल फॉर्म मिली, एसएम का मतलब होता है सूबेदार मेजर, आपको ध्यान रखना है। जेसीओ का मतलब जूनियर कमांडर ऑफिसर, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यही ऑप्शन है, आंसर है हमारा क्या, सूबेदार मेजर, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो नहीं कौन सी कमीशन रैंक नहीं है, तो सूबेदार मेजर नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैन इज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, यानी फ्लैग डे सेलिब्रेट, यानी आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए 7 सितंबर, बी 7 दिसंबर है ना, और ध्यान रखना सी 15 जनवरी और डी 15 जुलाई। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा।
ठीक है, सोच समझ के देना, सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पर ध्यान रखना सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ठीक है, आपने सोच लिया होगा आंसर क्या, तो बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर आंसर हमारा ध्यान रखना, आपका जो आपका आंसर है यहाँ पर आंसर नंबर बी है। ओके, आंसर नंबर बी, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रखना 7 दिसंबर को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आपका जो आर्मी है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपकी जो आर्मी है, आर्मी जो डे बनाया जाता है आपको पता होगा 15 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, और आपका जो एयर डे है वो बनाया जाता है 8 अक्टूबर, है ना। और आपका ध्यान रखना जो नेवी डे है, नेवी डे है वो कब बनाया जाता है, ध्यान रखना 04 दिसंबर में। ओके, और आपको ध्यान रखना कुछ डेट का, 1 दिसंबर को आपको क्या बनाया जाता है, ध्यान रखना एड्स दिवस, है ना, एड्स दिवस। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भैया, ध्यान रखना। ओके, आपको पता भी होगा, है ना, है ना, 8 डे, ये आपको ध्यान रखना है। और 10 डे मतलब 10 दिसंबर को आपको क्या बनाया जाता है, ध्यान रखना 10 दिसंबर को बनाया जाता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मतलब मानव अधिकार दिवस। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट राइट। ओके, तो मैंने आपको सारे यहाँ बता दी जो भी इंपॉर्टेंट डेज है। और साथ ही एक जरूर ध्यान रख लेना, इस समय क्या 23 जनवरी को आपको पता होगा जो हमारा आरडीसी जो इस बार आरडीसी जो होता है ना, वो ध्यान रखना कब से चालू होता है पता है, 24 से 28 तक चलता है, जो पीएम रिलीज तक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 23 की जगह और 24 की जगह ना करते हुए क्या कर दिया 23 को। क्यों करा है, क्योंकि 23 को हमारा क्या है, ध्यान रखना नेताजी सुभाष चंद्र की जन्मतिथि है, तो इस दिन को क्या बनाया जाता है, पराक्रमण दिवस। तो आपसे पूछ सकता है कि पराक्रमण दिवस कब बनाया जाता है, तो ध्यान रखना आपका 23 जनवरी, है ना, पराक्रमण दिवस। जहाँ एक्सप्लेन की जरूरत है मैं आपको करूंगा। ओके, तो आपने आंसर भी दे दिया होगा, काफी गेट है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द टोटल कमांड इन द इंडियन आर्मी, यानी जो भारतीय सेना में कुल कितनी कमांड है। उम्मीद करता हूँ कि एक कैडेट्स का भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। आपका ऑप्शन है ए 6 कमांड, बी 5, सी 8 या डी 7। तो जल्दी आंसर दीजिए, आपको पता होगा आंसर तो आपने तुरंत क्लिक कर लिया होगा। ठीक है, कमेंट में करते रहिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब कितनी कमांड होती है, 8 कमांड होती है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, मैंने सारी आपको बताई थी। ठीक है ना, नॉर्थ होगी, साउथ होगी, वेस्ट होगी, ये तो हमारी होगी। एक होती है सेंट्रल, एक होती है ट्रेनिंग कमांड, 6 हो गई। एक हमारी होती है साउथ वेस्ट, ठीक है, एक होती है साउथ ईस्ट। ये ध्यान रखना, 8 कमांड होती है टोटल। ठीक है ना, तो याद कर लेना, ये आपके पूछा जाता है आर्म फोर्सेस में। आर्म फोर्सेस जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है ना, राइट द मेन 8 टाइप्स ऑफ कमांड। ठीक है, इंडियन आर्मी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, हमने एक एनसीईआरटी बुक लॉन्च की थी, काफी बेहतरीन बुक होने वाली, साबित ध्यान रखना। आपका जो पेपर होगा ना, इस पेपर में से यही हमारा ध्यान रखना, यही आपकी नैया पार लगाएगी। डूबते को तिनका का सहारा, मतलब बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो आपकी जिसकी भी तैयारी नहीं हुई ना, तो इस बुक को परचेज करिए, यानी सीरीज को करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्यों आपको जो इंडिविजुअल खरीदोगे आप बुक, ये 10% डिस्काउंट आपको 90 मिलेगी। लेकिन आप इसके साथ अगर 129 रुपये परचेज करते हो, तो बुक आपके मॉडल पेपर 5 साल के पिछले, यानी हमारे जो पैरियर है ना, पैरियर आपके जो पिछले साल के जो पेपर है वो, ठीक है, ध्यान रखना, बी और सी, साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर विद सोल्यूशन और आर्मी विंग के हमारे बेसिक से नोट, वो सारी आपको 129 पे सीरीज दी है। अब सर इसके अंदर बता दीजिए, क्या मैंने काफ़ी पहले बता दिया था, लेकिन आपके लिए एक स्लाइड लाऊं ताकि इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें जितने भी हमारे चैप्टर एनसीईआरटी बुक में टॉपिक वाइज कवर है। जैसे आप देखते हो कॉमन पेपर, तो कॉमन पेपर में आपका वेपन ट्रेनिंग का चैप्टर आता है ना, तो यहाँ पर देखिए ट्रिक नंबर 2 से 7 तक कवर है। तो यहाँ पर देखो ट्रिक नंबर 2, तो यहाँ पर इसमें क्या है, नेम द आइटम नीट क्लीन एंड मेंटेन राइफल, यानी राइफल को साफ करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कैसे करते हैं, वो सभी यहाँ पर देखिए ट्रिक से कवर है। ठीक है ना, और साथ साथ राइट 4 कंडीशन ऑफ राइफल फायरिंग, तो यानी 4 कंडीशन कौन कौन सी फायरिंग की जाती है आपको पता होगा, ट्रिक से हमने याद करा है ना। लाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, की नीड पोजीशन। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं वास्ट, यह ना आपका जो पेपर होता है ना वो होता है वास्ट। ठीक है ना, ईजी बहुत होता है ना, ध्यान रखना, इजी बहुत होता है लेकिन वास्ट ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन उस सभी को बचाने के लिए मैंने स्ट्रिक बुक लॉन्च करी है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। ध्यान रखना, ट्रिक के साथ ऐसा नहीं है कि ट्रिक वाले क्वेश्चन भी है, इसमें हमने विदाउट ट्रिक क्वेश्चन भी यहाँ पर अप्लाई करे हैं। देख रहे हो ना, ब्लाउड ट्री अप्लाई में जैसे इसमें बोला है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नेम सम वेपन यूज बाय इन्फेंट्री बटालियन। तो इन्फेंट्री बटालियन के अंदर कौन कौन से वेपन यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना। तो मैंने इतने बेहतरीन तरीके से सारे प्रोवाइड करे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, राइट द टाइप्स ऑफ नोट है ना, और साथ ही साथ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग कंडक्टेड एनसीसी, ये कितने प्रकार की फायरिंग की जाती है, ग्रुप फायर है ना, एप्लीकेशन और स्नैप शूटिंग। ठीक है, साथ साथ शॉर्ट डेफिनेशन है जो एग्जाम पूछी जाती है, बिल्कुल सिक्योर से सारी चीज़ यहाँ पर कवर है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने रुपये में, मात्र आपको 129 रुपये में। ठीक है, और कहीं आप जाओगे तो आपको बस खाली मॉडल पेपर ही 200 रुपये करीब दे रहे हैं वो। ठीक है ना, मैं तो आपको सारी चीज़ बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। ठीक है, आप पहले जांच करिए आराम से नोट्स के हमारे, फिर उसके बाद लीजिए, मैं ये भी कहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो जिसको भी खरीदना है, तो यहाँ पर मैंने नंबर लिख रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, ध्यान रखना, अंतिम दिनों का यही हमारा रामबाण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है छठा क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू द डिसाइड बाय कंसल्टिंग विद देयर सब कोऑर्डिनेट, यानी किस प्रकार की जो लीडरशिप में, आपने 3 प्रकार की लीडरशिप पढ़ी होगी, डेमोक्रेटिक,
डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। तो इसमें पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि किस प्रकार, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो वो तो आप बता ही दोगे, लेकिन कई बार ना उसमें अंतर दे देता है डिसिप्लिन करके कि किस प्रकार के जो लीडरशिप में अपने मतलब सबकोर्डिनेट से विरामर्श लेते हैं। यानी जैसे मैं हूँ, अब मेरे को कोई पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी अगर मैं बनाता हूँ तो मैं अकेला तो नहीं बना रहा, बना सकता हूँ अगर मैं ऑटोक्रेटिक मेरे पे पावर हो। यानी जैसे किम जोन आपने सुना होगा ना, नॉर्थ कोरिया का, अगर मैं उस पर हूँ मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे को अपने जो पॉलिसी एक अच्छी तरीके से बनानी है, तो मैं अपना एक सलाह परामर्श लूंगा, तो आपसे ही लूंगा मैं। आप कुछ IAS ऑफिसर बनोगे तो आपसे परामर्श लूंगा ना पढ़ो लिखो से, है ना। तो ध्यान रखना, तो आपसे लूंगा ना, तो आपके सब कोऑर्डिनेट, यानी अब मैं आपसे ले रहा हूँ कुछ सहायता कि मैं पॉलिसी कैसे बनाऊँ, यानी विचार विमर्श कर रहा हूँ कि कुछ कमियां तो नहीं है मैं जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ। तो ऐसे में क्या है, तो कौन सी लीडरशिप में आती है, तो आपका ध्यान रखना डेमोक्रेटिक में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी का हमारा ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक में ये होता है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक में मतलब जो ऐसा होता है, जैसे चीन है, आपको पता है वन पार्टी कम्युनिटी सिस्टम है, ठीक है, जो अभी शी जिनपिंग वहीं जीता जा रहा है ना। तो ऐसे में खुद मतलब वो है, कहने के नाम पर वो है मतलब डेमोक्रेटिक, लेकिन एक पार्टी सिस्टम है, तो सिंपल सी बात है दूसरी पार्टी को तो वोट दे ही नहीं सकते, तो वही पार्टी जीतेगी। ऐसे में किम जोन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेजिस्फेयर का मतलब होता है जैसे हम जो कोई मेरे को जैसे पॉलिसी बनवानी है, तो मैं पॉलिसी मतलब किसी सब कोऑर्डिनेट को नहीं, जनता के बीच दे देता हूँ और उनको ही डिसाइड करने देता हूँ कि अप्लाई करिए, कुछ गलत है तो बताइए, है ना, जनता के बीच में। अपने सब कोऑर्डिनेट में अब कुछ बड़े अधिकारियों को मैं वो दे देता हूँ। और ऑटोक्रेटिक में ध्यान रखना खुद ही मैं अपना वो सारी चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ किम जोन की तरह, ठीक है। मैं न्यूज़ किम जोन, कहीं मेरे को समझ जाओ किम जोन, ठीक है ना, बहुत हरामी बंदा है वो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट सीनियर JCO पोजीशन ऑफ इन्फेंट्री बटालियन। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सोच समझ के बताना है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा, है ना, सोच समझ के आपको क्वेश्चन बताना है कि जो आपका इन्फेंट्री बटालियन होता है, ठीक है, इन्फेंट्री बटालियन का मतलब आपके ध्यान रखना आपकी जो पैदल सेना होती है, तो उसका जो सबसे वरिष्ठ यानी JCO पद का नाम क्या होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है JCO, जूनियर कमांडर ऑफिसर, ये ध्यान रखना है, यानी ठीक है, ये आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन है ए मेजर, बी सूबेदार मेजर, सी कर्नल या डी लेफ्टिनेंट कर्नल। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, तो आंसर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सूबेदार मेजर। अब ध्यान रखना आपका जो SM होता है ना, ये ध्यान रखना सैनिक और कर्नल के बीच में एक पुल का काम करता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो आपके सैनिक होते हैं ना, सैनिक, अब सैनिक अपनी बात डायरेक्ट तो कर्नल जी के पास पहुंचा नहीं सकते, तो ऐसे में कर्नल अपने सैनिक को कोई बात पहुंचाएगा ना, मतलब सैनिक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कर्नल जी के पास, है ना, कर्नल जी के पास, तो इनको डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते, या कर्नल जी अपने जो भाषण है डायरेक्ट सैनिक को नहीं देते। हाँ होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। तो ऐसे में इनके जो पुल होता है ना बीच में, वो कौन होता है, SM होता है, सूबेदार मेजर। ये यहाँ से यहाँ बात पहुँचाता है, यहाँ की यहाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सूबेदार मेजर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मतलब सेंटर से पूछे जाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर है कि वेयर इज द नेशनल डिफेंस कॉलेज लोकेटेड, यानी आपका जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए पुणे, बी देहरादून, सी न्यू दिल्ली या डी चेन्नई। आपका ऑप्शन क्या है, जल्दी सोचिए और जल्दी बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपने पता होगा, तो यहाँ पर सारे कमेंट भी कर रहे हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और भी है, मैं सारी आपको वीडियो में जो हमारी जो है ना क्विज, उसमें साथ साथ आपके बेसिक में पढ़ाऊंगा, वो चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपको रिपीट हो जाए और पता चलता रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज लोकेटेड, यानी आपका जो नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ना, तो वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए पुणे, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी देहरादून। तो उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा, बेहतरीन तरीके से आप सोच लीजिए कहाँ है, ये सेंटर पूछ लिया जाता है डिफेंस रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली मैंने आपको बता दिया अभी हमारा कौन सा था, ध्यान रखना डिफेंस कॉलेज, ठीक है ना। तो इसका मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी देहरादून में, आपको ध्यान रखना है। और देहरादून ध्यान रखना किसकी कैपिटल है, देहरादून जो कैपिटल किसकी है, तो ध्यान रखना किसकी है, यूके की, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में एक भाषा बोली जाती है जो फेमस है, कौन सी, कुमाऊनी, है ना, कुमाऊनी, है ना, हाँ कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी। और आपकी एक होती है गढ़वाली, है ना, गढ़वाली कौन सी होती है, आपको ध्यान रखना, गढ़वाली, गढ़वाली। तो गढ़वाली होती है किसकी, ध्यान रखना आपकी HP यानी हिमाचल प्रदेश की। ओके चलिए आगे बात करते हैं। तो जो भी लिंक है मैं आपको बताता जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको पता है तो बहुत अच्छा है, जिसको ना पता हो तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है ना। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IB। तो पहला ऑप्शन है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना, यूथ एक्सचेंज, थोड़ी डेफिनेशन है, ठीक है, बी हमारा यंग एक्सचेंज प्रोग्राम, सी है यूथ एक्सचेंज पोस्ट, या डी में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, यह ध्यान रखना क्या फुल फॉर्म है इसका, तो ध्यान रखना मतलब IB की यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो ए इज द राइट आंसर। ओके ये ध्यान रखना आपका इंटरनेशनल कैंप होता है जो आपकी रसिया, ये तमाम वहाँ पर
ये वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, आपको ध्यान रखना। और कंपटीशन बड़ा कैड़ा होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी पढ़िए क्वेश्चन कि विच ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट इज नॉट हेल्पफुल इन नेशनल यूनिटी, यानी इनमें से कौन सा एक तत्व है, यानी कौन सा एक एलिमेंट है जो राष्ट्रीय एकता में सहायक नहीं है, यानी राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय एकता का मतलब अपने भारत को जोड़ने वाली कौन कौन सी कंडीशन है वो सभी। अब कौन कौन इनमें से कौन सी एक कंडीशन है जो राष्ट्रीय एकता को सहायक नहीं करता, यानी जोड़ता नहीं है। तो आपका पहला कास्टिज्म, बी आपका सांप्रदायिकता, सी लैंग्वेजिज्म यानी भाषावाद, या डी ये सभी। तो इनमें से कौन सा मतलब सहायक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा एक तत्व राष्ट्रीय एकता में सहायक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कास्टिज्म बिल्कुल राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है, राष्ट्रीय एकता बनाता नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बनाता। डी कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता, ये आपको ध्यान रखना, अपने धर्म को बढ़ावा देना। लैंग्वेजिज्म भाषावाद के विरोध में एक दूसरे से विचार विमर्श मतलब गलत हो जाती है, आप बोलते हैं ना कभी कोई भाषा की बात में फाइट हो जाती है ना, मेरी भाषा या उस तरह में, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, ये सभी क्या है सहायक नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी से लगा लीजिए, अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 12, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्षेत्रकला, ठीक है ना, क्षेत्रकला यानी क्षेत्रकला के उद्देश्य, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वरना इसे एफसीबीसी का तो पूछता है, हाउ मेनी पार्ट्स इंक्लूडिंग एफसीबीसी, मैंने आपको बताया था 6, ठीक है ना, वो अपने क्विज में बताएंगे, लेकिन आपको 6 आप ऐसे 1-2 बता देता हूँ मैं आपको, जैसे टेकिंग कवर्स हो गया है ना, साथ साथ आपका एफसीबीसी जडिंग डिस्टेंस हो गया है ना, सेक्शन फॉर्मेशन हो गया, फील्ड सिग्नल हो गया, मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पर कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, ए 5, बी 6, या सी 3, या डी 2। तो आपका ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, तो ध्यान रखना 5 प्रकार के होते हैं। अब सर 5 प्रकार के होते कौन कौन से, तो वो बता दो, बिल्कुल बताऊंगा। तो 5 प्रकार के एक ट्रिक है हमारे, इससे ट्रिक बड़ी छोटी सी है, आपको ध्यान, वैसे ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक क्या है, 5F, ठीक है ना, F जब ये एफसीबीसी करते हैं ना तो ग्राउंड में, तो उस समय में 5S की जरूरत होती है, 5F की। तो पहला है, ध्यान रखना आपका पहला आपका ध्यान रखना आपका फिक्स, ठीक है, फिक्स यानी ध्यान रखना फंसाना। अब कैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, रुकिए। पहला फिक्स है ना, दूसरा आपका ध्यान रखना फूल, ठीक है, फूल का मतलब पागल बनाना। अब किसको बनाना, शत्रु को बनाना। कहाँ पर बनाना, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट में, ठीक है, बैटल क्राफ्ट में होता है, फील्ड क्राफ्ट पर जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मैं नहीं आर्मी वाले, ठीक है ना। पागल बनाना, किसको बनाना, आपको नहीं, मेरे को नहीं, एनिमी को, ठीक है। तीसरा यहाँ पर होता है फाइंड मतलब ढूंढना, किसको ढूंढना सर, जो खो गया है ना, कोई मिल गया, वो नहीं, खोजना किसे मतलब क्या होता है, कई बार हमारे जो एनिमी धुपक जाते हैं ना, तो समय ढूंढना उन्हें और ढूंढ के खत्म करना, है ना, ढूंढना, ये आपको ध्यान रखना, ओके। अगला है चौथा यहाँ पर फॉलो यानी फॉलो क्यों सर, पीछा किसका करेंगे, पीछा उनका मत करना कभी भैया, पिटो किससे, दोनों तरफ से, अपने वालों से भी, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी। तो फॉलो का मतलब पीछा करना क्या सर, किसका, शत्रु होगा यार। एफसीबीसी में भागते नहीं तो पीछा करते हैं, पेड़ के पीछे चिपक जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो है ना, पीछा करना, ध्यान रखना, हाँ ओके। चलिए, और पीछा, और कई बार जो एनिमी ऐसे भी होते हैं, मतलब मान लीजिए ये गुफा है, और गुफा में क्या होता है कि यहाँ कुत्ते हैं, कुतिया भी आ गई, और कुतिया भी आ गई, तो भैया कुतिया थी जो अपने कुतिया और कुत्ते मतलब सामान लेने गए थे, होता है नेचुरल, ठीक है चीज़ें, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है, वो खाना लेने जा रहे थे, तो ऐसे में कुत्ते जो उनके पिल्ले थे वो थोड़े मतलब वो रहे कि हमारी मम्मी कब आएंगी, तो ऐसे में एनिमी है सारे भागे आर्मी के देख के डर को, और सारे जो एनिमी है इसमें घुस गए, और जैसे ही अंदर गए ना तो बच्चे सोच रहे कि हमारे मम्मी पापा आ गए, है ना। तो ऐसे मतलब फॉलो करना, उनका पीछा करना, आर्मी पीछे वाले भाग रहे हैं, वो उनके आगे भाग रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 5वां है पॉइंट यहाँ पर फायर यानी जब एनिमी मतलब ऐसा लगे कि हम पे अटैक करने वाला, तो उस समय फायर ही कर दो, ठीक है। फायर का मतलब वही गोलाबारी, ओके, गोलाबारी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 है मतलब उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ओनली 5 टाइप्स ऑफ उद्देश्य टू यूज इन अ फील्ड क्राफ्ट, ये बैटल क्राफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 उद्देश्य, फिक्स, फूल, फाइंड, फॉलो, फायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो आप अच्छा बता दोगे, ठीक है ना। व्हेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, आपका ऑप्शन है ए 91, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है सबसे पहले, ये तो पता है आपको गांधी जी ने की थी, लेकिन कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ए ऑप्शन 1941 है ना, बी 1857, सी 1941 और डी 1942, आपको ध्यान रखना है। तो आपने उम्मीद करता हूँ आपको बता दिया फोटो ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1942 में, ध्यान रखना। अब आपका यहाँ पर जो है गांधी जी का ही द्वारा चलाया गया था। अब ध्यान रखिए, देखिए अगर मैं बोलूँ ना गांधी जी के 3 हथियार थे, अब बोलोगे सर आप ऐसा मत बोलिए, गांधी जी के 3 हथियार कैसे हो गए। हाँ मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल, आप फिर बोलोगे बिल्कुल है यार, गांधी जी के 3 हथियार थे। आप सुनिए कौन कौन से हथियार थे उनके, है ना। आपके जो गांधी जी है ना, आपके क्या, मेरे हमारे तो राष्ट्रपिता है सारे, है ना, ध्यान रखिए।
है ना। तो यहाँ पर गांधी जी के 3 हथियार थे, आपको ध्यान रखना है। फिर बोलोगे मैं बोलूँगा ऐसे थे, 3 हथियार थे। अब सुनिए कौन कौन से, है ना। 3 वेपन थे इनके, बड़े हाई फाई वेपन थे, ध्यान रखना। जहाँ चलते थे वहाँ भैया तहलका मच जाता था। कौन कौन से, एक तो पहला था इनका, ध्यान रखना, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक का मतलब भूख हड़ताल, ठीक है, ध्यान रखना। पहला इनका ये मतलब एक हथियार था, ध्यान रखना। दूसरा था इनका एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब, नॉन का मतलब होता है असहयोग, यानी जो भी अंग्रेज है उनकी जो बातें हैं उनको हम अस्वीकार करेंगे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक इंडिया क्वाइट मूवमेंट तो अलग था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 3 हथियार थे, एक हंगर स्ट्राइक, एक आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक और था आपका, ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन मतलब इसका कि मतलब अंग्रेज कुछ भी कहेंगे, हम उनकी बात बिल्कुल भी मतलब कोड नहीं करेंगे, बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल सवन्य अवज्ञा आंदोलन, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 हथियार थे भैया, बेहतरीन तरीके हथियार। ये आपके एग्जाम पूछा जाता है कि विच ऑफ दी नॉट वेपन ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। तो हंगर स्ट्राइक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक सवन्य अवज्ञा आंदोलन, ये 3 प्रकार के वेपन थे जो गांधी जी अपने साथ चलते थे। और ध्यान रखना, कोई इनको भारी भरकम नहीं, इनके माइंड में थे ये सारे, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये ना जो गांधी जी थे एक मास लीडर थे। मास लीडर का मतलब ध्यान रखना, मास लीडर थे, क्यों, क्योंकि जहाँ भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, इनके साथ भैया पीछे इतने लोग जाते थे, पूछिए मत, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चले अगला क्वेश्चन है, द प्लाटून इन द इंडियन आर्मी इज हेडेड बाय, यानी भारतीय सेना में जो प्लाटून का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। अगर आप ये समझना चाहते हो ना कि प्लाटून का नेतृत्व कौन करता है, सर बटालियन का कौन करता है ना, ये सभी मतलब डिवीजन का कौन करता है, तो मैंने अपनी बेसिक वाली वीडियो में जो आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस मैंने आपको बताया था किसका, इंडियन आर्मी का, है ना, इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर, इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो मैंने आपको सारी चीज़ बताया था, ठीक है। तो आप जाके देखिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। तो ए ऑप्शन है कैप्टन द्वारा या लेफ्टिनेंट के द्वारा, बी हवलदार या सार्जेंट के द्वारा, सी कर्नल के द्वारा, या डी मेजर कैप्टन के द्वारा। तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो कर्नल जी है, कर्नल जी का कौन सा है, तो ध्यान रखना, इनकी बटालियन होती है, आप जैसे पढ़ते हो ना, बटालियन आपको ध्यान रखना है। तो बटालियन किसकी है ना, ये आपको ध्यान रखना है, किसकी, कर्नल जी की, कैप्टन लेफ्टिनेंट के द्वारा क्या प्लाटून का जो नेतृत्व किया जाता है। और ध्यान रखिए, सुनिए मेरी बात, एक आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी एक होती है कंपनी, जो मतलब आर्मी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, कंपनी में जो मतलब जो आर्मी की संख्या होती है ना, कितनी होती है पता है, 160, एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कौन, प्लाटून में कितने आर्मी की संख्या होती है, यहाँ पर 32। मेरे को कैडेट्स याद आ रहे हैं बार बार, है ना, हम भी कैडेट्स से फिर सीनियर बने हैं ना, तो आप भी ऐसे ही बनोगे, प्लाटून। उसके बाद सेक्शन, है ना, सेक्शन, और सेक्शन में कितने होते हैं, तो ध्यान रखना सेक्शन में 10। तो हाउ मैं, और ध्यान रखना विच ऑफ द यूनिट, आपसे ऑप्शन दे देगा आपको, मतलब प्लाटून, सेक्शन, ब्रिगेडियर या सेक्शन, आपसे ये बोलेगा कि विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, है ना। तो आपका ऑप्शन आएगा सेक्शन, और सेक्शन में कितने आपके सैनिक इंक्लूड होते हैं, तो ध्यान रखना आपका, ठीक दोस्तों, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंपनी में कितने होते हैं 160, एक बार मेरे साथ बोलिए, प्लाटून में कितने होते हैं 32, सेक्शन में कितने होते हैं 10। आपके जो कुलदीप सर है ना, ऐसे ही पढ़ाते हैं, लिंक के साथ हमेशा पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना कभी दिक्कत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना, बस बेहतर तरीके से आपका ए ग्रेड आएगा, ये ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आपको कोई ना एग्जाम करिए सारी सक्सेसफुल मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। तो कुछ बार हमारा हिस्ट्री होता है, वैसे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। तो विच डायनेस्टी कम आफ्टर द एबोलिशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया था। तो पहला ऑप्शन है ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, और डी लोधी वंश। जब मैं आपको तराइन का फर्स्ट युद्ध बता रहा था तो उस समय मैंने एक्सप्लेन भी करा था, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। दिल्ली सल्तनत तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं ना, तो सुनिए, है ना। तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, तो यहाँ ध्यान रखना। तो आपका जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली पर राज करने वाले वंश, ठीक है, कौन, दिल्ली सल्तनत, ओके, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने राज किया, तो 5 ने, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कौन सा पहला, कौन सा था, तो पहला आया था आपका, ध्यान रखना, गुलाम वंश, गुलाम वंश,
आपने कभी ये सोचा है या कभी विचार करा है या कभी चिंतन करा है कि क्या कि जो सर गुलाम वंश का मतलब क्या है? तो सुनिए, यहाँ पर मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब सुनिए, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ना, वो गुलाम था किसका सर? तो मेरा नहीं, आपका नहीं, किसका गुलाम था? मोहम्मद घोरी का गुलाम था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मोहम्मद घोरी का गुलाम था। अब गुलाम था, ठीक है, गुलाम था। अब गुलाम वंश मतलब जो गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत था गुलाम वंश का, उसके बाद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश भी किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है? उसकी बेटी से शादी कर ली थी, जब तो राजपाट उसको दिया था इल्तुतमिश को, ध्यान रखना। इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? तो आपका ध्यान रखना, काफ़ी शासक आए थे, रजिया सुल्तान, वो तो उसकी बेटी थी, यानी उसकी ध्यान रखना, इसलिए हमारा गुलाम वंश होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के ध्यान रखना, दूसरा किसका आया था गुलाम वंश के बाद? तो गुलाम वंश के बाद आया था सर, ध्यान रखना आपका क्या, खिलजी वंश। खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, ठीक है? अब खिलजी वंश के बाद कौन सा आया था सर? तो ध्यान रखना आपका तुगलक वंश, ठीक है? तुगलक वंश आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तुगलक वंश, तुगलक वंश उस दैन तुगलक वंश के बाद कौन सा आया था? तो सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, ठीक है? और सैयद वंश के बाद कौन सा आया था अगला? लोधी वंश। और लोधी वंश, ठीक है? लोधी वंश का लास्ट कौन सा शासक? इब्राहिम लोधी। और मुगल वंश का पहला कौन था? अकबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? आपको पता ना 1526। और इसका जो शासन काल था ना, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का कितना था पता है आपको? 1206 से स्टार्ट हुआ था, कब से? 1526। और 1526 को आपको पता होगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, है ना? पानीपत का पहला युद्ध, ये आपको ध्यान रखना। बस आप तुगलक वंश के ऊपर लिख दीजिए क्या? गुलाम वंश। तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम बन रहा है, ठीक है ना? आप देख रहे हो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलाम वंश के किसके बाद स्थापना हुई थी वंश की? तो आपका खिलजी वंश, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ये भी नोट कर लीजिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन वास्तविक यानी एक कह सकते हैं ना कि मतलब हम कह सकते हैं रियल फाउंडर की समान रहता है। तो ध्यान रखना, पहले तो क्वेश्चन थोड़ा समझिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना। खिलजी वंश का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ओके? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी तो उसका भतीजा था जिसने मतलब पेट में चाकू दे दिया था, तो ठीक है, आपको ध्यान रखना। उसमें जो उसका जलालुद्दीन खिलजी था, भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, पेट में चाकू दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर खिलजी वो आ गया था अलाउद्दीन खिलजी। आपका फिर था तुगलक वंश। तुगलक वंश का कौन था? तो ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक, आपको ध्यान रखना, ठीक है? सैयद वंश का कौन सा? तो खिजर खा। और लोधी वंश का कौन था? तो बकलोल लोधी, नहीं बकलोल लोधी नहीं, बहलोल लोधी, ठीक है? बकलोल से आप याद कर सकते हो क्योंकि काफ़ी हमारे आसपास बकलोल होते हैं, बोलने वाले ज़्यादा, तो बकलोल लोधी से क्या? बहलोल लोधी, ठीक है? इसके ध्यान रखना, ओके? तो बस आज का सेशन इतना ही। मैंने जितने भी क्वारीज थी, ठीक, मतलब जो भी आपके क्वारी रिलेटेड जो भी क्विज थे हमारे, मैंने आपको सारे यहाँ डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है? आपका जो भी हमारे व्हाट्सअप क्वारीज रहती है तो कमेंट में सब पूछ सकते हैं, और ध्यान जरूर करना, कमेंट बॉक्स जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, ओके? चलिए, तो हमारे जो भी हमारे ध्यान रखना ग्रुप से जुड़ना चाहता है, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग सेपरेट ग्रुप है, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ आपकी जो भी क्वारीज है यहाँ पर आपको सेपरेट यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है? हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ सब मिलती है, तो ध्यान रखना सारी चीज़। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरे को सारी काफ़ी वीडियो यहाँ पर, और मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये हमारा चैनल का वीकली, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहीं पर आपको कुलदीप सर यानी मैं पढ़ाता हूँ बेहतरीन तरीके से, आपको पता होगा जब तो आप पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है? ध्यान रखना। और ये हमारी 129 रुपये की सीरीज है, तो आप परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट बेहतरीन सेशन में आपके साथ अगली वीडियो में। तो जब तक ले दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट एंड टेक केयर योरसेल्फ इन दिस पैंडेमिक। थैंक यू वेरी मच।